हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आई होप बिकॉज सबको पता है कि इंडिया की कंडीशन अभी उतनी अच्छी नहीं है। स्पेशली एनीवन वाचिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, उसको अच्छे से पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट कैप CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो कि रिसेंटली लागू किया गया है। अभी वो लोकसभा से हुआ है, अभी उसमें बातें चल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट तक गया है वो इशू। बट उससे पहले मैंने सोचा कि इस टॉपिक में हम कुछ डिस्कस करते हैं, बिकॉज हमारी मीडिया बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं इंपॉर्टेंट जिसमें डिस्कस करना नहीं चाहती है। एंड स्पेशली हमारे नॉर्थ ईस्ट में असम पे इंटरनेट कनेक्शन को शट डाउन कर दिया गया है, जिसकी वजह से हम अपनी बात भी नहीं रख पा रहे हैं। तो अभी बज रहे हैं रात के अप्रॉक्सीमेट 2, एंड आई थॉट कि मैं आपके साथ इस बारे में कुछ डिस्कस करता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करता हूँ गाइज। तो इस डिस्कस करने से पहले मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात बोलता हूँ दैट अगर एनी वन वॉचिंग फॉर एंटरटेनमेंट, अगर कोई भी एंटरटेनमेंट के लिए इस ब्लॉग को देखने की कोशिश कर रहा है, देख रहा है, तो प्लीज़ काइंडली आप स्किप कर सकते हो, बिकॉज ये वीडियो किसी भी तरीके से एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। मैं कुछ सीरियस इंपॉर्टेंट टॉपिक में डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग दिस बिल और कैप के बारे में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप देखना चाहते हो, तो काइंडली इस वीडियो को एंड तक देखना। देखने के बाद आप डिसाइड करना। अगर आप स्किप करते हो या ऐसे थोड़ा भी आगे पीछे आप उठ के चले जाते हो, तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट को मिस कर दोगे, जिसके कारण आप इस वीडियो को कंप्लीटली मिसअंडरस्टैंड कर दोगे। तो गाइज, इस वीडियो में कुछ भी डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा फुटेज दिखाना चाहता हूँ, जो कि मीडिया से कुछ कलेक्ट किए हुए हैं और कुछ ऑनेस्टी से कलेक्ट किए हुए हैं। मतलब अब मैं इसको एक्सप्लेन और एलिब्रेट में आपको कुछ देर बात करता हूँ। पहले जाके आप इस वीडियो को देख के आओ और आप अपना जजमेंट लो कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। बट इसके बाद आप मेरे साथ कन्वर्सेशन में आप रुकिएगा, और फिर मैं आपकी बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करूंगा विद प्रूफ, ऑथेंटिक प्रूफ के साथ। ओके, तो आप वीडियो देख के आओ, फिर हम बात करते हैं।
सो गाइस फाइनली आप सब लोग वीडियो देख के आ गए। तो अभी तक तो बहुत लोगों ने जज करना शुरू कर दिया होगा इस बारे में कि एग्जैक्टली क्या हुआ, किसकी गलती है, ऐसा हुआ वैसा हुआ। बट मैं इस चीज़ को मैं अब एलेबरेट करता हूँ। तो जो आपने फुटेजेस में देखा वो काफ़ी हद तक वो मीडिया फुटेजेस जो थे रियलिस्टिक फुटेज नहीं थे उनको, और बहुत ही इस तरीके से दिखाया गया है जिस तरीके से दिखाया जा रहा है, बहुत नेगेटिव नेगेटिव वाइब्स और नेगेटिव चीज़ें। बट उसमें जो पॉजिटिव पार्ट था वो किसी ने देखने की कोशिश नहीं की। आई होप कि अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा होगा तो उसमें मैंने रियलिटी करके कुछ एक पीसफुल एक प्रोटेस्ट के बारे में भी दिया था। आई होप कि आपने शायद वो नोटिस किया हो उस बीच में। बट फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ गाइज। हमारे नॉर्थ ईस्ट में बहुत टाइम से नेट को शट डाउन कर दिया गया है, जो कि रिसेंटली बिल पास हुआ कैप CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ओके, तो इसके बाद क्या हुआ कि इसके प्रोटेस्ट में एक पीसफुल प्रोटेस्ट की शुरुआत की गई नॉर्थ ईस्ट से, स्पेशली गुवाहाटी से। कई सारे न्यूज़ चैनल ने इस तरीके से आसाम की न्यूज़ को टेलीकास्ट किया जिससे दिखाया जा रहा था कि हम लोग दंगा कर रहे हैं आसाम में दंगे हो रहे हैं। गाइस मैं मानता हूँ कुछ हुआ था, बहुत कुछ गलत भी हुआ वहाँ पे। मैंने ये भी देखा वीडियो फुटेजेस में कि पत्थरबाजी हुई, आग लगाई गई। बट ये कुछ नंबर ऑफ पीपल का ऐसा काम होता है जिसके कारण इन सबको सफ़र करना पड़ता है। नंबर ऑफ पीपल के लिए, कुछ लोगों के लिए पब्लिक को नुकसान होता है, आपस में हार्म होता है, लोगों की प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। तो इस चीज़ के लिए हमें थोड़ा सोच के काम करना चाहिए। और पब्लिक और पुलिस अगर अंडरस्टैंडिंग के साथ ये काम करती है तो आई डोंट थिंक कि ऐसे किसी भी तरीके के दंगे फसाद की नौबत आएगी। तो एक लेकिन मीडिया का भी काम होता है कि वो हर चीज़ को नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हिस्सा दिखाए। मीडिया ने आसाम के जितने भी जो भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनके नेगेटिव हिस्से को तो दिखा दिया, बट वो पॉजिटिवली जो भी हो रहा है वो उसे दिखाना ज़रूरी नहीं समझा। आज भी आसाम पे स्टिल प्रोटेस्ट इट्स स्टिल गोइंग ऑन जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है। एंड वो प्रोटेस्ट बहुत ही पीसफुल तरीके से हो रहा है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के साथ हो रहा है, एक कल्चरल तरीके से उसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, एक एक्ट के थ्रू उसे दिखाया जा रहा है एंड अपनी बात रखने की कोशिश की जा रही है। तो ये पीसफुल प्रोटेस्ट को कोई भी मीडिया चैनल इंटरनेशनल या फिर कोई भी ऐसे बड़े न्यूज़ चैनल कैप्चर नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ आसाम तक रह रहे हैं। वाई? किस लिए? आपको वो भी कैप्चर करना चाहिए। आपको क्या पीसफुल कोई चीज़ को कैप्चर करने में इंटरेस्टेड नहीं है? सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आता है कि जब भी हम किसी तरीके का प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं तो आपको एक्स्ट्रा श्योर रहना चाहिए कि जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हो वो नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट हो, वो पीसफुल प्रोटेस्ट हो। हमारी कंट्री में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो किसी भी पीसफुल चीज़ों को बिगाड़ने में हमेशा तैयार रहते हैं। ऐसे लोगों की कमी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। तो जब भी हम कोई पीसफुल करते हैं, कोई प्रोटेस्ट करते हैं, उसमें अगर कुछ लोग ऐसे घुस जाए जो कि उस चीज़ को पीसफुल ना रहने दें और वहाँ पे कुछ दंगे फसाद या कुछ हो जाए, तो पुलिस को भी उसके अगेंस्ट में एक सीरियस एक्शन लेना पड़ता है ताकि उस चीज़ को कंट्रोल किया जा सके, वो किसी दंगा फसाद में कन्वर्ट ना हो जाए। तो उनको भी स्ट्रिक्टली एक्शन लेना पड़ता है और अल्टीमेटली नुकसान होता है हमारा, पब्लिक का नुकसान होता है, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। इट स्टिल इज़ गोइंग ऑन एंड हर किसी को राइट है उसकी बात को रखने का। एंड आसाम बस इतना चाहता है कि उसकी जो सभ्यता है, उसका जो कल्चर है, उसकी जो संस्कृति है वो हमेशा बरकरार रहे और ग्रो करते रहे। और उनको ऐसा लगता है कि इस एक्ट के कारण उन पे इसका असर पड़ सकता है, बुरा असर, इसलिए वो इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और अगर ये प्रोटेस्ट पीसफुली होता है तो डेफिनेटली हमारी गवर्नमेंट को ये सुनना चाहिए और वो सुनेगी भी डेफिनेटली। पहले बात करते हैं CAA के बारे में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। तो गाइस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या है ये जानने के लिए आपको शुरुआत करनी पड़ेगी आर्टिकल 14 से, एंड इसके बाद आपके कॉन्स्टिट्यूशन के बाकी लॉज को पढ़ना पड़ेगा, तब जाके यू गाइस कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है क्या। तो उसके लिए गाइस किसी भी तरीके की अफवाहों पे मत जाइए, क्योंकि आज बहुत सारी अफवाह फैल चुकी है हर जगह कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेके बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। बहुत सारे लोग ऐसे वीडियोस हैं सोशल मीडिया पे जहाँ पे देख के आप समझ जाओगे जिनको पता भी नहीं है कि ये क्या चीज़ है, स्टिल देयर वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गाइस यहाँ पे मैं और एक चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ। काफ़ी लोग हैं जो इस कैप बिल को NRC के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो गाइस NRC का और कैप का कोई भी कनेक्शन नहीं है। आप जाके अच्छे से चेक कर सकते हो, आप सारे पेपर्स डॉक्यूमेंट पढ़ सकते हो, ऑनलाइन देख सकते हो। NRC का और कैप का कोई भी कनेक्शन नहीं है। और जो इस देश के मूल नागरिक हैं, जो इस देश के सिटीजनशिप जिनके पास है, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म के लोग हों, उनको इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लोग अफवाह फैला रहे हैं कि मुस्लिम लोगों को छोड़ के जाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, उल्टी फुल्टी बातें, ऐसी सारी रिडिकुलस एक्टिविटीज़ हैं गाइस, इस पर बिल्कुल ट्रस्ट मत करना। एंड अगर आप चाहो तो खुद से जज करने के लिए आप खुद जाके चेक कर सकते हो।
इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है एनआरसी के साथ। एज़ फॉर माय सजेशन, आप आर्टिकल 14 से स्टार्ट कीजिए पढ़ना, तब जाके आप समझ पाएंगे कि इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। तो अभी मैं कुछ डिस्कस कर लेता हूँ इसके बारे में। गाइस, इस बिल का एग्जैक्ट मीनिंग ये होता है कि मैं आपको कुछ एग्जांपल देके समझाता हूँ कि हम डायरेक्टली कह रहे हैं कुछ सिलेक्टेड कंट्रीज़ में अगर कुछ लोगों को जो प्रॉब्लम में है कि आप हमारे देश में आ सकते हैं, अगर आप प्रॉब्लम में हैं हम आपको सिटीजनशिप देंगे, आपके रहने का इंतज़ाम करेंगे। और एज़ फॉर आर गवर्नमेंट कमिटमेंट, हमारे गवर्नमेंट इस तरीके से बोल रही है कि हमें उनका रहने का, खाने का और उनके जॉब का बंदोबस्त करके देना चाहिए। तो रिसेंटली ये मैंने सुना इस बारे में कमिटमेंट। तो जब ये बात गवर्नमेंट बोल रही है तो ये गवर्नमेंट को ये भी पता होना चाहिए कि आपके खुद के देश में इतने अनएम्प्लॉयड लोग हैं, उनकी संख्या इतनी ज़्यादा, डे बाई डे स्टूडेंट्स पास आउट हो रहे हैं, उनके पास जॉब नहीं है, इतने ज़्यादा अनएम्प्लॉयड लोग आपकी खुद की कंट्रीज़ में हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनके खाने के वांदे पड़े हुए हैं, स्टिल आप दूसरे कंट्री के लोगों को ला के सिटीजनशिप देना भी चाहते हैं और उनको जॉब भी प्रोवाइड करना चाहते हैं। ये लॉजिक मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। तो गवर्नमेंट को कुछ भी कमिटमेंट करने से पहले सोचना चाहिए कि पहले जो अनएम्प्लॉयड लोगों की संख्या अपने देश में कमा लीजिए, जॉब प्रोवाइड कर दीजिए, खाना प्रोवाइड कर दीजिए परफेक्टली, इसके बाद जाके किसी और कंट्री का हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि पहले हम अपने घर की मदद करते हैं, इसके बाद हम दूसरों के बारे में सोचते हैं। एंड साथ ही साथ इस बिल में एक पॉइंट और है जिसने इस पूरे देश को हिला के रख दिया, जो कि काफ़ी लोगों को मौका मिल गया ये बात बोलने के लिए, जो कि हमारे देश में हमेशा से चलता आया है, झगड़ा करने की वजह मिल जाती है लोगों को। इस बिल में एक चीज़ और है जिसको मैं एक मुहावरे के साथ समझाता हूँ। गाइस, अगर आज मेरे घर के बाहर दो लोग अगर मुझसे हेल्प लेने आते हैं या खाना मांगने आते हैं, तो मैं ऑब्वियसली अगर मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ या मैं उनको खाना खिला सकता हूँ तो मैं जाके दोनों को खिलाऊँगा, ना कि मैं उन दोनों में से किसी को पूछूँगा कि भाई आप हिंदू, आप मुस्लिम हो या आप कौन सी जाति हो। तो हिंदू जो है उसको मैं खिला दूंगा, और अगर आप मुस्लिम हो तो आप सामने जाके कोई मुस्लिम घर देख लीजिए। ये गलत है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जाति के लोग एक साथ रहते हैं। हमारा संविधान इतना स्ट्रांग है और हम बहुत ही प्राउडली कहते हैं कि हम सारे कल्चर को लेके सारे यूनिटी के साथ एक साथ रहते हैं। हमारे पास बहुत ही डिफरेंट कल्चर हैं, थाउजेंड्स ऑफ लैंग्वेजेस हैं हमारे पास, और दैट्स द ओनली रीज़न हमारा संविधान इतना स्ट्रांग है, हमारा नेशन इतना स्ट्रांग है। भारत इतना महान देश कहा जाता है, काउंटिंग किया जाता है वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट कंट्री में। बट अगर हम इस तरीके का कोई चीज़ें एक्टिविटी करते हैं या हमारे देश की गवर्नमेंट अगर अपने किसी एक्ट में इस तरीके की मिस्टेक कर दे जहाँ पे वो मेंशन कर दे कि हम इन सिलेक्टेड कंट्रीज़ में हिंदू को मेंशन करना, गाइस इस एक्ट में ये चीज़ मेंशन किया गया है कि अगर आप हिंदू हो तो हम आपको सिटीजनशिप देंगे, और कुछ और हैं उसमें, सिख भी हैं। बट आपने मुस्लिम क्यों नहीं मेंशन किया? अगर आप मुस्लिम मेंशन नहीं करते हैं और हम एक सेकुलर कंट्री में रहते हैं जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब साथ में रह रहे हैं, और वहाँ पे अगर आप किसी की मदद करना चाहते हो तो आप उससे जात या उसका धर्म नहीं पूछो। अगर मैं चलो मान भी लेता हूँ हमारे भारत में कि मिनिस्ट्री ने एक डिसीजन लिया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इतना राइट्स है, इतने पावर हैं हमारे पास, हम भारत के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि हम लोगों को अगर प्रॉब्लम है हम उनकी मदद कर सकते हैं। तो गाइज़, अगर हम अपना हाथ बढ़ा के सबकी मदद करनी भी चाहिए, अगर हम मदद करते हैं तो हाथ बढ़ाने के बाद हम ये नहीं बोल सकते कि कौन हिंदू है या कौन मुसलमान है या कौन किस लैंग्वेज का है। अगर हाथ बढ़ाएं तो हम एक भरोसे और एक विश्वास के साथ हाथ बढ़ाएंगे, धर्म के साथ हाथ नहीं बढ़ाएंगे, संविधान के साथ हाथ बढ़ाएंगे और हर एक को इक्वली लेके उनकी मदद करेंगे, ना कि किसी लैंग्वेज या जात पात के ऊपर हम किसी चीज़ का डिसीजन लेंगे। तो गाइज़, मैं ये छोटी सी बात ही बोलना चाहता था। आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से मैंने बोल दिया है, लेकिन आप कोशिश कीजिए इस वीडियो को समझने का जो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, क्योंकि कभी इस गवर्नमेंट को भी हमने ही खड़ा किया है, तो ऑब्वियसली अगर कुछ गलती होती है तो हम ही ऑब्जेक्ट करेंगे। तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ है, अगर आपको कुछ गलत लगता है, अगर वो लोग कुछ ऐसी गलतियां करते हैं या कोई ऐसा गलत एक्ट आता है जिससे आप सेटिस्फाई नहीं हो और आपको लगता है कि ये डिस्क्रिमिनेट कर रहा है किसी चीज़ को, तो हमें पूरा हक है इसके अगेंस्ट में जाने का, हमें पूरा हक है प्रोटेस्ट करने का, और अगर हम पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं तो हमें इसका एक पॉजिटिव फीडबैक ही मिलेगा। ये मेरा जो भारत देश है ये किसी जाति पात या किसी लैंग्वेज से नहीं चलेगा, ये चलेगा तो ह्यूमैनिटी से चलेगा, संविधान से चलेगा। हमारा देश बहुत ही महान है गाइस, तो किसी की भी बातों में ना जाएं। वंदे मातरम, जय हिंद।